नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथ, और हम आज करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप भी कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो ध्यान देंगे भैया, 20 सम संख्या बोली है। सम संख्याओं के योग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1। अगर आपको ध्यान होगा तो n का मतलब जो संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं 20, ब्रैकेट का मतलब गुणा करो, n प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 21। 21 और 20 की जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 420। सीधा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 50 तक के सभी पूर्णांकों का योग कितना है। तो 1 से 50 तक सीधे इसने ना सम बोला ना विषम बोला, यानी कि सभी के सभी पूर्णांक लेने हैं। तो सभी पूर्णांकों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला है। n का मान है इसमें 50, क्योंकि 50 बोला है, गुणा 50 प्लस 1 51 बट्टे में 2। 2 से आप 50 को काट लेंगे, कितने बार कट जाएगा, 25 बार। तो 25 की गुणा कर लेंगे आप 51 में, आपका उत्तर आ जाएगा 25 से कम 25, हाथ से लगा दो, 25 पंजे 125 और 2 127, यानी कि 1275 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 गुणा 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 49 भाग कर रखा 7 गुणा 6 माइनस फिर ब्रैकेट लगा रखी छोटी वाली 28 भागा 7। तो ये बोर्ड मास के ऊपर आधारित प्रश्न है, और एक प्रश्न तो आपका पेपर में जरूर आता है बोर्ड मास पर, यह आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या कराया जाता है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ 28 भागा 7 दिख रहा है, तो इनको सॉल्व करेंगे आप पहले। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है 4, ठीक है, ये बन गया आपका 4। और इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ बन जाता है 7। 7 की गुणा 6 में हो जाएगी 42 माइनस 4 38। तो ये हो जाएगा आपका बाहर 5 3 15, और ब्रैकेट के अंदर हो गया आपका 38। 38 में जब 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 53। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना आई हो। वैसे मैं कोशिश तो करता हूँ कि सही कैलकुलेशन करें, पर कभी कभी वीडियो बनाते समय जल्दी में नहीं ध्यान आता है और फिर रोक नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, x प्लस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा। देखिए, अगर ये क्वेश्चन एसएससी में दे रहे हो बच्चे, तो उसके लिए इसमें कुछ फॉर्मूले कुछ ट्रिक याद करनी पड़ती है। परंतु डीएलएड के एग्जाम के लिए आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है। आपको यहाँ माइनस में दे या प्लस में दे, आपको इनका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। जैसे मैं इसका होल स्क्वायर करूँ तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और बराबर में 3 का स्क्वायर 9। x से x घट जाएगा 2, वहाँ जाके घट जाएगा 7। तो लेफ्ट राइट में आपका बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको बताया जाता है एसएससी में कि अगर a प्लस 1/a या x प्लस 1/x बराबर आपको k दे रखा है, तो इनका स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 करा जाता है। तो वो फॉर्मूला आपको एसएससी के लिए बढ़िया है, याद रखिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर डीएलएड में ज़्यादा आपका इतना डीपली आना नहीं है इसमें, तो आप सीधे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 कम कर दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/8 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें x नहीं मानना है, ऑप्शन से करना है। भिन्न जब भी आपसे सीधे पूछा जाएगा, अंश और हर की बात करेगा, तो आपको ऑप्शन से ही करना है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसने बोला एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 4/8, तो अंश 4 कम है 8 से। दूसरा वाला 2/7, यहाँ तो 5 की कमी है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको हम यहाँ पर से क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं होगा। अगला वाला यहाँ पर देखिए, ये भी क्या कहते हैं, आपका 5 कम है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला 7 में से 4 कम है 3, ठीक। तो आप पे पहला और लास्ट ऑप्शन बचा। फिर इसने बोला है यदि अंश को 2 कम कर दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, तो पहले अगर अंश को आप 2 कम करते हो तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे 1 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। और दूसरे वाले में सब इसमें कम करूँ तो ऊपर बचेगा 2 कम करूँगा तो बचेगा ऊपर 1 और नीचे 1 बढ़ाऊँगा तो हो जाएगा 8, क्योंकि इसने बोला अंश को 2 कम करना है, हर को 1 बढ़ाना है। तो मैंने दोनों करके देख लिया। तो बोला इसने ऐसे क्या होता है, भिन्न का मान 1/8 हो जाता है। तो आप देखेंगे 1/8 किस में हो रहा है,
यहाँ पर हो रहा है राइट साइड में, चौथे ऑप्शन में 1/8 बन जा रहा है, क्योंकि अंत में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाया 1 और हर में 1 बढ़ाएंगे, 7 में 1 बढ़ाया 8। तो इस तरह से आप इसे करेंगे और ऑप्शन से ही करेंगे। जब भी अंत हर किसने बात की हो तो आपको ऑप्शन से ही करना है, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो भाई मैंने आपको बताया था HCF से LCM में भाग चले जाता है। अगर 24 यहाँ पर HCF आपको दे रहा है तो LCM वही होगा जो 24 की टेबल में आता है। तो 24 की टेबल में मेरे ख्याल से इसमें 144 ही आता है, बाकी नहीं आता, क्योंकि 24 पंजे 120 और 120 के आसपास के नंबर सब ये हैं और अगला नंबर 144 यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो ये ध्यान रखना, HCF से LCM में भाग हो जाता है, यहाँ पर भाग वाला ही तरीका अप्लाई करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, A बराबर 2B बराबर 3C, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। जब भी आपको इस तरह से बराबर में दिए हों तो आपको देखना 1 से पहले कुछ नहीं है तो 1 तो लगा सकते हैं, A से पहले 1। तो इन सबको जो भी नंबर बराबर में दिया तो बट्टे में लिखना है आपको, जैसे 1/1 अनुपात लगाएंगे, B में लिखा 2 तो 1/2, फिर अनुपात लगाएंगे 1/3, और या तो इनका एलसीएम ले लो या फिर इनके एलसीएम से गुणा कर दो, दो में से एक ही तरीका अपनाएंगे। जैसे 3, 2 और 1 का एलसीएम का कितना होता है 6। अगर मैं सब में 6 से गुणा कर दूं, ठीक है, सब में 6 से गुणा कर देता हूं मैं, देखिए यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा 6, दूसरे में हो जाएगा 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 3, और 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2। इस तरह से आप कर सकते हैं 6:3:2। अगर आप एलसीएम लेते तो सॉल्व करते तो एलसीएम को छोड़ देंगे लास्ट में, केवल जो ऊपर ऊपर बट्टे की लाइन से ऊपर होगा उसको ले लेंगे, तो भी आपका उत्तर ऐसा ही आएगा। अगला प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर दे रखा 3:5, तो 10x + 3y अनुपात का मतलब बट्टा लगा लेंगे, 5x + 2y का मान निकालना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो आप सीधे रखेंगे x का मान 3 और y का मान 5। अब ये नंबर उठाते हैं, 10x की जगह 3 प्लस 3y की जगह 5, अनुपात का मतलब बट्टा लगा रहा हूँ, यहाँ पर बट्टा ही होता है, 5x की जगह 3 प्लस 2y की जगह 5। अब इनकी गुणा करनी है, 10 × 3 30 प्लस 3 × 5 15 बट्टे 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। अब इन सबको जोड़ लीजिए, ऊपर हो जाएगा 30 15 45 और नीचे 15 10 25, और ये कट रहा है 5 से 5 बार, 5 से 9 बार, ऊपर 9 नीचे 5, तो 9:5। ये आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए 5:9 भी दे रखा है, परंतु आपको ध्यान रखना सीरियल क्या है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाने के बाद 30% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में कितने % वृद्धि होगी या कमी होगी? तो इस तरह के प्रश्न करने के लिए मैंने आपको शुरू में भी जब कोई प्रैक्टिस सेट कराया था, शायद पहला या दूसरे में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि इसको सीधे सीधे लिखना है गुणा करके। जैसे 20% बढ़ाया जा रहा है तो आप कहेंगे 120% कर दिया, फिर 30% कमी करी है तो 30 कम करो, 100 में से अगर मैं 30 कम करता हूँ तो बचता 70%। बस इनको आपको गुणा करनी है, और परसेंटेज के लिए 100 मैंने ये वाला बचा दिया, बाकी ये 2 जीरो आपके 2 जीरो कट गए, 12 सत्ते 84 बट्टे 100, 84/100 को हम बोलेंगे 84%। 84% का मतलब है कितना कम है, 16 कम है। यह आप 100 में से सीधे 84 ऐसे भी घटा लेंगे तो भी आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और मूल्य वृद्धि 10 रुपये हो तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 25% की वृद्धि होकर चीनी का नया मूल्य हो जाएगा 125%, ये आपको ध्यान रखना पहले तो। अब वृद्धि 25% हो रही है परसेंटेज में, और रुपए में कितनी हो रही है 10 रुपये, तो आप कहेंगे भाई 25% का मान 10 रुपये है, क्योंकि परसेंटेज में 25 और रुपये में 10, और आपको नया मूल्य यानी कि 125% का मान निकालना है। ओरिजिनल मूल्य नहीं निकालना, ओरिजिनल तो 100 ही होता है, नया निकालना है ना, क्योंकि 25 की वृद्धि हो गई। तो 25 पंजे 125, 5 की गुणा करेंगे तिरछी 10 में, 50 रुपये यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्याज के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई है, इसकी खपत कितनी कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े? तो भाई कोई भी चीज़ पहले कितनी की होगी 100 की, उसमें 30 की वृद्धि हो गई यानी 130 की पहुँच गई। अब 100 से तो 30 बढ़ाओ घटाओ सीधे बेस 100 होता है,
बेस 100 मतलब बट्टे में 100 ले लेंगे तो वो कट जाता है 100। परंतु जब कोई नया नंबर दूसरा आ जाता है 100 से बड़ा हुआ है 100 से घटा हुआ, तो यहाँ पर सीधे नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे भाई 30 से हमें वापस 100 पे जाना है तो कमी करनी पड़ेगी 30 की। किस में कमी करनी पड़ेगी? बेस 130 बट्टे में। किस में कमी करनी पड़ी है? 130 में। जबकि वहाँ बट्टे में 100 ही आता तो वो 100 को हम नहीं लेते क्योंकि खुद ही कट जाता है। क्योंकि बट्टे में 100 होता तो ये गुणा वाला 100 जो परसेंटेज के लिए होता है इससे कट जाता है। अगर मैं नीचे 100 लिख दूँ तो ये 100 कट जाएगा। तो 100 हमें यहाँ पर फिलहाल नहीं लिखना, लेकिन लेफ्ट साइड में जो 100 लिखा है वहाँ पर होता, हमने नहीं करा और कोई नहीं करता उसको क्योंकि वो है ही अलग चीज़। तो आप ये देखेंगे यहाँ 0 से 0 कट गया, 3 की गुणा 100 से करेंगे 300 हो जाएगा और 300 बट्टे में है आपका 13 से डिवाइड कर लेंगे 300 को, तो आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा, या तो पहला आएगा या दूसरा आएगा। आप डिवाइड करके आप अपने आप देख सकते हैं। 13 दूनी 26, 2 दोनों में है, बचेगा यहाँ पर 4 40, 13 3 39, 23 वाला ऑप्शन आ जाएगा। 23 सही 1/13। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले और वह 1170 वोटों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? भाई जब एक को 65% मिले होंगे तो दूसरे को मिले होंगे कितना? 35%। जाहिर सी बात है 100% वोट होते हैं। अब ये परसेंटेज में कितने से जीत रहा है? आप कहेंगे परसेंटेज में जीत रहा है ये 30% से, और वोटों में कितने से जीत रहा है? 1170 से। भाई चेक कर लेंगे, 100 में से 65 घटाएंगे, मेरे ख्याल से 35 ही आएगा। क्लियर है? और 35 और 65 का अंतर 30 ही होता। ठीक है, 30% का मान 1170। तो पूछा कुल कितने वोट? कुल कितने वोट तो 100% पड़े होंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 3 की टेबल में 117, 3 3 9, बचेगा 2, 27, 3 9 27, 39, और 39 की 100 से गुणा हो जाएगी, 3900 हो जाएगा। और 3900 आपका ऑप्शन नंबर बी है। पहले में 39,000 है, जल्दीबाजी में हम ऐसा भी कर देते हैं, कभी कभी गलत लगा देते हैं। एक आयताकार मैदान का विकर्ण 17 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल प्रश्न है, आपको विकर्ण वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पाइथागोरस आता है, देखो यहाँ पाइथागोरस बहुत काम आएगा। ये विकर्ण है 17 कैसे बनता है आपको पता होगा, 15 और 8 के स्क्वायर करके अंडर करते हैं पाइथागोरस में, इससे बन जाता है। तो आपको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। क्षेत्रफल में दोनों की गुणा करते हैं, 15 8 120, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये वर्ग की भुजा दे रखी है 22 सेंटीमीटर है, और इसका जो परिमाप होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई वृत्त की परिधि होती है हमारे पास 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप होता है 4 × a, यही होता है। 2 का मान तो 2 हो गया, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पर नहीं पता, आर का मान आर ने दिया 4, और ए मतलब वर्ग की भुजा 22। 22 से 22 कट गया, 2 से कटेगा 4 2 बार, और 7 जाएगा गुणा में 14, यानी आर का मान आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, अब आपको निकालना वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे, आर का मान 14 रख देंगे, और वैसे पाई के रूप में दे रखा है तो आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, और पाई संग में ऐसी है तो 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घनों का किनारा जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन जोड़े हैं। ठीक है, अगर ऐसे घन 1 2 3 और ये 4, तो 10 की भुजा इसकी, 10 इधर 10 इधर 10 इधर, टोटल भुजा कितनी हो गई 40। केवल एक ही किनारा जोड़ा है तो एक ही भुजा बढ़ेगी, बाकी की भुजाएं तो देखो घन की तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 ही रहेगी क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं। घनाभ में भी केवल लंबाई बड़ी है 10-10 के हिसाब से, 4 बार मिलाया घनों को तो 40 हो गई है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई वही है। तो लंबाई इसकी हो गई है 40, चौड़ाई इसकी 10 ही है, और ऊंचाई इसकी 10 ही है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको बताया था, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं। LB का मतलब L और B की गुणा करेंगे, 10 40 × 10 400, BH का मतलब 10 × 10 करेंगे 100, और HL का मतलब गुणा करेंगे 40 × 10 400। तो 400 400 800, और 100 900, 900 दूनी 1800। सीधे आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, मान आप रख लेना, मैंने कैलकुलेशन आपकी सीधे कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक काम 9 दिन में करने का ठेका लिया, परंतु प्रथम दिन से ही 5 लोग अनुपस्थित थे। शेष आदमियों ने पूरा कार्य 12 दिनों में पूरा किया। तो बताइए कि प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे। भाई आदमी गुणा समय, ध्यान रखना ये लिया जाता है। प्रारंभ में माना हमने X आदमी थे, ठेका था कितने दिन का 9 दिन का।
आदमी गुणा समय बराबर, कंडीशन कैसे कैसे अप्लाई हुई, प्रथम दिन से ही 5 लोग नहीं आए, जो x लोग थे उनमें से 5 लोग माइनस कर दिए मैंने क्योंकि आए नहीं, तो बाकी के जो आए थे उन्होंने कितने दिन में काम पूरा किया है, 12 दिन में काम पूरा किया। अब अगर गुणा करते हैं, ये 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, 3 की गुणा x में 3x बराबर 4 की गुणा x करेंगे 4x माइनस 4 पंजे 20, ये 3x इधर को आएगा, x बचेगा और 20 बराबर में चले जाएगा 20 सीधे, तो x का मान 20, यानी शुरू में कितने आदमी थे, 20 आदमी थे। अगला प्रश्न है, ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता था जबकि बी उस कार्य को 16 दिन में कर सकता था, यदि वे दोनों सी के साथ मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा करें तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो भाई ए जो कर सकता था वो कर सकता था 24 दिन में, बी की बात करें तो वो 16 दिन में, और दोनों मिलकर सी के साथ, ए और बी मिल रहे हैं और संग में सी भी मिल रहा है, तो इस कंडीशन में काम पूरा हो रहा है 8 दिन में। इन सब का हमें लेना है एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 48, और 24 से भाग करो तो ए की क्षमता 2, 16 से भाग करूँ तो बी की क्षमता 3, और 8 से भाग करूँ तो तीनों की क्षमता मिलाकर 6। अब तीनों की क्षमता मिलाकर 6 है, जिसमें ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3 है, यानी 3 2 5 क्षमता तो इनकी हो गई, तो सी की क्षमता अकेले कितनी बची, 1 बची, सी की क्षमता कितनी बची, 1। इसे काम कितना करना है पूरा का पूरा 48, तो 1 की स्पीड से 48 काम करने में 48 समय या 48 दिन इसे पूरे ही लगेंगे। ये आपको ध्यान रखना, केवल क्षमता निकालनी है। अगला प्रश्न है, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, 18 मिनट में वह दूरी कितनी देर में 18 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए इसमें ना तो चाल दे रखी है, ना चाल पूछी है, ना ही चाल घटाई है, ना बढ़ाई, कुछ नहीं बोला, मतलब चाल स्थिर है, कांस्टेंट है। तो हमें पता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, या समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय और दूरी आमने सामने है, यानी एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो जितनी दूरी उतना समय। तो भाई पहले 14 किलोमीटर की दूरी थी और लग रहा था समय यहाँ पर कितना 25 मिनट, तो अब 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा ये है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणा भाग करके 14 और 18 की गुणा हो जाएगी, 25 से भाग हो जाएगा, 18 चौको 72 का 2 हासिल लगा यहाँ पर आपका 7, 18 कम 18 7 25 252, और बट्टे में 25 से भाग कर देंगे, 25 दहाई 250, 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 10 पॉइंट वाले 2 आंसर है, 2 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 हासिल नहीं जाएगा, 0 लगेगा, और 200 25 8 200, 10.08 वाला यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो समय और दूरी आप आमने सामने रख के भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंबे को कितने समय में पार करेगी। भाई चाल हमको यहाँ पर दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाकी काम मीटर में है, तो मैंने 5/18 से गुना कर लूँगा, हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड। समय आपसे यहाँ पर पूछा है, और लंबाई रेलगाड़ी की 150 दे रखी है, खंबे की लंबाई यहाँ पर हम नहीं जोड़ते हैं। 18 से कटेगा, 18 तिया 54, 3 पंजे 15, और 15 से 15 खत्म, 1 जीरो बचा, यानी कि 10 सेकंड यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। लास्ट प्रश्न है, साधारण ब्याज की कोई दर पर कोई धनराशि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएगी। भाई मान लो 100 रुपये की कोई चीज है, 2 साल लग रहे हैं, ठीक है, नहीं 2 साल नहीं 16 साल लग रहे हैं, और 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि 200 हो जा रही है। तो इस पर जो आपका साधारण ब्याज ऐसा ही लगा, वो 100 रुपये तो लगा, ये तो पूरा का पूरा मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ 16 साल में आपकी 200 रुपये हो जा रही है, यानी 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। आपको 3 गुनी करनी है, यानी कि आपको 200 रुपये ब्याज मिलेगा, तब आप 3 गुनी कहोगे। भाई जब 16 साल में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 200 रुपये ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 32 साल में मिलेगा। सीधी सीधी बात है भाई, 100 रुपये का ब्याज आपको 16 साल में मिल रहा है, तो 200 रुपये का ब्याज आपको कितने साल में मिलेगा, 32 साल में मिलेगा। तो यानी कि 200 में और 100 ये अमाउंट होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 303 गुना आराम से ये बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि कितने में ब्याज मिल रहा है, बस यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन शामिल किए थे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और आपने यहाँ पर क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर लिए होंगे। यदि आपकी तैयारी सही चल रही है, तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, और आपको उसे सही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।
धन्यवाद।